हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2013 में आई बंगाली मूवी गोयनार बक्सो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 11 साल की रशोमुनी से, जिसकी शादी तय हो चुकी थी। रशोमुनी एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे गहनों से भरा हुआ बक्सा दिया था। रशोमुनी को गहने बहुत पसंद थे, लेकिन वो 12 साल की होने से पहले ही विधवा हो गई, जिसके बाद वो अपने मायके वापस आ गई। वहाँ पर उसके भाइयों ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन उस वक्त जो विधवाओं के लिए नियम थे वो रशोमुनी को फॉलो करने पड़े, जैसे कि बाल कट करना, सादा सिंपल खाना खाना, सफेद साड़ी पहनना। ये सब कुछ रशोमुनी को फॉलो करना पड़ा। लेकिन रशोमुनी को अपने गहनों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए वो उन्हें किसी को भी नहीं देती थी। रोज वो अपने गहने पहन कर देखती और फिर से उन्हें काउंट करके बक्से में रख देती। रशोमुनी अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसे यकीन है कि उसके घर वाले उसके गहनों पर नजर रखकर बैठे हुए हैं कि कब रशोमुनी गुजर जाए और उसके गहने बेचकर खा जाए। इसलिए रशोमुनी अपने गहनों को बड़ी हिफाजत से रखती है। एक्चुअली रशोमुनी की फैमिली फरीदपुर में रहती थी, जो अभी बांग्लादेश में है, लेकिन बंटवारा होने के बाद उन्हें सब कुछ बेचकर हिंदुस्तान आना पड़ा। आज रशोमुनी के भाई के छोटे बेटे चंदन की शादी होती है। शादी के बाद चंदन अपनी वाइफ लता को लेकर रशोमुनी से मिलने आता है, ताकि लता को रशोमुनी का आशीर्वाद मिले। अब रशोमुनी को आशीर्वाद के साथ साथ बहू को मुंह दिखाई भी देनी थी, लेकिन रशोमुनी को अपने गहनों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए रशोमुनी लता को सबसे सस्ते वाले कंगन दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रशोमुनी अपने घर वालों से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब लता भी उस घर को समझने लगी थी। एक्चुअली उनका परिवार पहले तो बहुत बड़ा जमींदार था, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं था। वो अपने घर के खर्चे, घर में का कुछ सामान बेचकर चला रहे थे, यानी कि उनकी जमींदारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसके घर वालों में अभी भी बहुत ज्यादा एटीट्यूड था, और उसी एटीट्यूड की वजह से वो कोई भी काम नहीं करते थे। वो बस लोगों को बताते कि उनके पास कितनी जमीन थी और कितने पैसे थे। उसका पति और देवर दिन भर मछली पकड़ते और रात को जुआ खेलते। ऐसे उनके दिन बीत रहे थे और एक दिन लता छत पर जा रही थी। जाने से पहले वो रशोमुनी को देखती है तो वो सो रही थी। जिसके बाद लता छत पर जाती है तो उसकी मुलाकात भाभी से होती है। लता उनसे पूछती है कि उसने भाभी को बस शादी में देखा था, उसके बाद वो उनके घर क्यों नहीं आई। तो भाभी बताती है कि लता के ससुर और उसके ससुर दोनों भाई हैं, और दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। कोर्ट में केस शुरू था, इसलिए वो दोनों दुश्मन हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं, लेकिन उनकी दुश्मनी भी चालू रहती है। ये बात सुनकर लता काफी हंसने लगती है, क्योंकि उसके ससुर और उनके भाई दोनों साथ में कोर्ट जाया करते थे, क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ता था। जिसके बाद वो साथ में ही ऑटो से घर आते थे और फिर से अलग हो जाते थे। तभी लता फिर से नीचे जाने लगती है तो रशोमुनी सो रही थी। वो एक ही एंगल में सो रही थी, इसलिए लता को थोड़ा सा डाउट आता है। वो अंदर जाकर देखती है तो रशोमुनी की सांसें रुक चुकी थी, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी थी। लता ये देखकर काफी डर जाती है और वो घर वालों को बुलाने जाने वाली थी कि तभी रशोमुनी की आत्मा उसे रोक लेती है। वो आत्मा कहती है कि वो जानती है कि ये घर वाले उसकी ज्वेलरी बेचना चाहते हैं, वो बस उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। इसलिए रशोमुनी की आत्मा लता से कहती है कि ये चाबी लेकर वो गहनों का बॉक्स लेकर कहीं छुपा दे, और अगर वो गहनों का बॉक्स किसी को मिल गया या लता ने उसमें से कोई ज्वेलरी ली तो रशोमुनी उसके पति को मार देगी। ये बात सुनकर लता काफी डर जाती है और उस ज्वेलरी बॉक्स को लेकर छुपा देती है। लेकिन जब लता जा रही थी तो उसे उसकी भाभी देख लेती है। उसे लता पर थोड़ा डाउट आता है, लेकिन लता वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो जाकर सो जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो सब लोगों को पता चल गया था कि रशोमुनी की डेथ हो गई है। जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन लता को तो रशोमुनी अभी भी दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसा कि रशोमुनी ने कहा था कि उसके घर वालों की नजर उसके गहनों पर है, वैसा ही होता है। रशोमुनी के गुजरने के बाद उसके घर वाले रशोमुनी की ज्वेलरी बॉक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो ज्वेलरी का बॉक्स नहीं मिलता। लता ने उसे अपने रूम में छुपा दिया था। जिसके बाद घर वाले डिसाइड करते हैं कि वो पूरे घर की तलाशी लेंगे। जब वो लता के रूम में जाते हैं और उस बक्से को ओपन करने वाले थे जिसमें लता ने ज्वेलरी बॉक्स रखा था, तो रशोमुनी की आत्मा उस बक्से को ओपन ही नहीं होने देती, जिसकी वजह से ज्वेलरी बॉक्स उन्हें नहीं मिलता। लेकिन भाभी को लता पर पूरी तरह से डाउट था, इसलिए वो सबको बताना चाहती थी कि लता ने ही वो ज्वेलरी बॉक्स लिया होगा। लेकिन जब वो बताने जाती है तो उसकी टंग पैरालाइज होती है। जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद उस भाभी का पति
उसे कहता है कि वो लिख कर बताए कि क्या कहना चाहती है। जब भाभी लिख कर बता रही थी तो उनका हाथ भी पैरालाइज हो जाता है। एक्चुअली ये सब कुछ रोशमुनी की आत्मा ही कर रही थी। अब लता के पास भी बात करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो रोशमुनी की आत्मा के साथ बात करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें कर रही थी, लेकिन उनके घर के हालात काफी ज्यादा बिगड़ रहे थे। काफी सामान बिक चुका था और अभी कुछ थोड़ा बहुत ही बचा था। इस वजह से चंदन काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था और लता से चंदन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो उस ज्वेलरी बॉक्स में से एक नेकलेस निकाल लेती है और उसे गिरवी रखकर पैसे लेकर आती है। वो सारे पैसे चंदन को देती है और उन पैसों से एक बिजनेस शुरू करने के लिए कहती है। वो कहती है कि उन्हें साड़ियों की एक शॉप शुरू करनी चाहिए। चंदन को पहले तो ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन लता उसे कन्विंस कर लेती है। एक्चुअली चंदन का कहना था कि वो जमींदार है और वो ऐसा कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन लता उसे कन्विंस कर ही लेती है। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही रशमुनि को पता चलता है कि लता ने उसका नेकलेस लिया है, वो उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाती है, साथ ही उसे टॉर्चर भी करती है। लेकिन लता उसे समझाती है कि उसने वो नेकलेस बस गिरवे रखा है और कुछ दिनों बाद वो उसे वापस लेकर आएगी। जिसके बाद रशमुनि की आत्मा थोड़ी सी शांत हो जाती है। जिसके बाद चंदन साड़ियाँ लेकर आता है और लता उसके ऊपर प्राइस टैग लगा देती है। अब उनकी दुकान शुरू हो चुकी थी और दुकान का नाम उन्होंने रशमुनि साड़ी स्टोर रखा था। लेकिन जब चंदन के घर वालों को ये बात पता चली तो वो चंदन पर काफी गुस्सा हुए, क्योंकि वो एक जमींदार है और वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। इसलिए वो चंदन को ताने देते हैं और उन्हें लगा था कि ये आइडिया फ्लॉप होगा। लेकिन साड़ियों की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी थी, काफी प्रॉफिट भी होने लगा था। इसलिए लता सबसे पहले रशमुनि का नेकलेस छुड़वा कर लाती है। वो उसे रशमुनि को दिखाती है और उन्हें ये भी बताती है कि उन्होंने साड़ियों की शॉप शुरू की है। रशमुनि जब सुनती है कि साड़ी की दुकान उसके नाम से शुरू की है, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि रशमुनि को रंग बिरंगी साड़ी पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन उसने 12 साल की उम्र से बस ये सफेद साड़ी ही पहनी थी। जिसके बाद रशमुनि जाकर उस साड़ी की दुकान को अच्छे से देखने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उनकी दुकान में एक कमला नाम की तवायफ आती है, जहाँ पर चंदन पहले अक्सर जाया करता था। कमला वहाँ से बहुत सी साड़ियाँ फ्री में लेकर जाती है और चंदन भी उसे कुछ नहीं कह पाता। वो घर आकर लता से झूठ बोलता है कि दुकान से बहुत सी साड़ियाँ चोरी हो गई हैं, और ये सुनकर लता भी बहुत परेशान हो जाती है। वो इस बारे में रोशमुनि को बताती है तो रोशमुनि उसे जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है कि चंदन ने किस तरह से वो साड़ियाँ चमेली को दी है। साथ ही रोशमुनि अपने भाइयों के बारे में भी लता को बताने लगती है कि किस तरह से वो लोग इन औरतों के पास जाया करते थे और उन पर अपने बहुत से पैसे लुटाकर आया करते थे। रोशमुनि कहती है कि वो 12 साल की उम्र में विधवा हो गई। तब से उसके पास बस ये सफेद साड़ी और उबला हुआ खाना था। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि रोशमुनि क्या चाहती है। वो 12 साल की थी तब उसे ज्यादा किसी बात की समझ नहीं थी, लेकिन जैसे वो बड़ी होती गई उसके अपने कुछ डिजायर्स थे, लेकिन उसे कंप्लीट करने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन रशमुनि की मुलाकात उनके यहाँ काम करने वाले रामविलास से हुई। रशमुनि उसे पसंद करने लगी थी और रामविलास भी रशमुनि को पसंद करता था। एक दिन रशमुनि ने रामविलास को उसे मिलने के लिए बुलाया था। जब रात को रामविलास वहाँ पर आ रहा था तो उसके घर वालों ने उसे देख लिया और रशमुनि के घर वालों ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये देखकर रशमुनि समझ गई कि उसके नसीब में वो खुशियाँ है ही नहीं और उसने अपनी सारी खुशी अपने गहनों में ही ढूंढ ली। रशमुनि लता से कहती है कि वो जाकर चंदन से बात करे, उससे पूछे कि वो साड़ियाँ कहाँ पर गई। जिसके बाद लता वैसा ही करती है और चंदन उसे सब कुछ सच बता देता है। और ये बात सुनकर लता काफी हर्ट हो जाती है। वो चंदन से कहती है कि अगर वो चमेली को पसंद करता है तो उसके साथ शादी कर ले। लता ये घर छोड़कर चली जाएगी, बस उससे इस तरह से कुछ भी ना छुपाए। ये सुनने के बाद चंदन काफी ज्यादा गिल्टी फील करता है और वो लता से माफी मांगता है और साथ ही वादा भी करता है कि वो वापस कभी ऐसा नहीं करेगा, और लता भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद फिर से उनकी दुकान अच्छे से चलने लगती है। अब जो भी चीजें उन्होंने बेची थी वो सारी वो वापस खरीद के घर में लाने लगते हैं। अब चंदन के साथ लता भी दुकान संभालने लगी थी। एक दिन उनके कुछ रिलेटिव्स दुकान में आते हैं, लेकिन उन्हें एक भी साड़ी पसंद नहीं आती। उन्हें कुछ अलग सी साड़ियाँ चाहिए थी जो उनकी दुकान में नहीं थी। लता इस बात को नोटिस करती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी उस टाइप की साड़ियाँ दुकान में रखेगी। इसलिए वो चंदन से कहती है कि वो जाकर साड़ियाँ लेकर आए। लेकिन चंदन कहता है कि जब वो साड़ियाँ लेने के लिए जाएगा तो दुकान कौन संभालेगा। लेकिन लता कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि दुकान वो संभाल लेगी। जिसके बाद चंदन दूसरे गांव चला जाता है। जब लता दुकान पर जाती है तो वहाँ पर चंदन का भाई आता है और वो लता से कहता है कि वो जाकर घर संभाले, दुकान वो संभाल लेगा। अब लता भी चंदन के बड़े भाई को मना नहीं कर पाती।
इसलिए वो घर चली जाती है। लेकिन चंदन का भाई वहाँ पर एक झोल करता है। वो साड़ियों के दाम बदल लेता है और साड़ियाँ काफी महंगी बेचने लगता है। जब एक आदमी आकर बहुत सारी साड़ियाँ खरीद लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि साड़ियाँ ये महंगी है। वो वापस आकर दुकान में झगड़ा करने लगता है। तभी वहाँ पर लता आती है और वो सिचुएशन देखकर समझ जाती है कि झोल चंदन के भाई ने किया था। लेकिन लता सारा इल्जाम खुद पर लेती है। वो कहती है कि उसने ही प्राइस टैग लगाने में गलती की होगी। जिसके बाद वो उस आदमी को सारे पैसे वापस कर देती है और उसे ठीक अमाउंट में साड़ियाँ देती है। जिसके बाद वो कुछ साड़ियाँ फ्री में भी देती है क्योंकि उस आदमी की बेटी की शादी थी। और इस तरह से लता ने वो मामला संभाल लिया था। लेकिन इसके बाद चंदन का भाई काफी गिल्टी फील करता है और वो वहाँ से वापस चला जाता है। फिर वो कभी दुकान की तरफ नहीं आता। तो वही लता जब दुकान से वापस आ रही थी तो उसे लगता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। पहले तो लता काफी डर जाती है और भागते हुए घर आती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और लता जब भी दुकान से घर आ रही थी, एक आदमी उसे देखा करता था। लता को पहले उससे डर लगने लगा था, लेकिन अब वो उसका इंतजार करती थी। वो आकर ये सब कुछ राजमुनि को बताती है। राजमुनि का कहना था कि अगर लता उस आदमी को पसंद करती है तो उसे अपना ले। जब मर्द ऐसा कुछ करता है तो उसे कोई कुछ भी नहीं कहता। सारे लिमिट्स बस औरतों के लिए बना कर रखे हैं। इसलिए राजमुनि कहती है कि अगर लता उसे पसंद करती है तो वो उस आदमी के साथ जा सकती है। लेकिन लता ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भले ही वो उस आदमी को पसंद करती थी, लेकिन वो चंदन को धोखा नहीं दे सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन चंदन अभी तक वापस नहीं आया था। चंदन की कभी कभार चिट्ठियां आती थी, जिसमें वो बस अपने माँ बाप के बारे में ही पूछा करता था। कभी भी उसने लता के बारे में खबर नहीं ली और ये बात लता को काफी ज्यादा हर्ट करती। वो अभी भी जब दुकान से वापस आती, वो आदमी हमेशा उसका इंतजार करता। लता भी उसे देखकर काफी अच्छा फील करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो आदमी उसे दिखाई नहीं दिया और ये बात लता को काफी ज्यादा परेशान करने लगी। वो आकर ये बात भी रोशमुनि को बताती है। रोशमुनि कहती है कि शायद लता उस आदमी से प्यार करने लगी है, क्योंकि चंदन ने लता को आज तक कभी भी स्पेशल फील नहीं करवाया था। इसलिए रोशमुनि कहती है कि वो उस आदमी के प्यार को अपना ले। जिसके बाद लता देखती है तो वह आदमी लता के घर के बाहर एक गुलाब को रखकर जाता है। लता जाकर उस गुलाब को ले लेती है, लेकिन तब तक वो आदमी जा चुका था। अगले दिन लता को फिर से ऐसा महसूस होता है कि वो आदमी बाहर आया है। इसलिए वो बाहर जाती है तो वो आदमी उसी का इंतजार कर रहा था। लता और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद लता अपने घर वापस आ जाती है, क्योंकि वो चाहकर भी चंदन को धोखा नहीं दे सकती थी। उस रात चंदन भी वापस आ जाता है और लता डिसाइड करती है कि अब वो उस आदमी के बारे में नहीं सोचेगी। 10 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और लता को एक बेटी होती है, जिसका नाम रखते हैं चैताली। वो दिखने में बिल्कुल रोशमुनि जैसी ही थी। चैताली के जन्म के बाद रोशमुनि की आत्मा लता को दिखना बंद हो गई और अब वो सिर्फ चैताली को ही दिखा करती है। लता को ऐसे ही लगता है कि रोशमुनि ने ही पुनर्जन्म लिया है। तो वही चैताली भी धीरे धीरे बड़ी हो गई। जब वो 18 साल की हो गई तो लता ने उसे रोशमुनि का गहनों का बक्सा दिया, क्योंकि लता को ऐसे ही लगता है कि चैताली ही रोशमुनि है। तो वही चैताली का एक खास दोस्त है वेनु, जिसे वो पसंद करती है। लेकिन वो एक फ्रीडम फाइटर है, इसलिए वो हफ्ते हफ्ते भर गायब रहता है। एक्चुअली तब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को अपना खुद का एक अलग देश चाहिए था। इसलिए वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और वेनु भी यहाँ से हथियार भेजकर वहाँ के लोगों की मदद करता। वो एक दिन चैताली को एक खंडर जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। वो बताता है कि ये घर एक रफीक नाम के आदमी का था, जो एक हिंदू औरत के प्यार में पड़ गया था और कुछ टाइम बाद रफीक की मौत हो गई थी। वेनु चैताली को बताता है कि उनके पास पैसों की बहुत कमी है। वैसे तो वो काफी जोश से लड़ रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें पैसों की जरूरत भी थी, क्योंकि हथियार खरीदने के लिए और खाने पीने का सामान लाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी पैसों की जरूरत थी। जिसके बाद चैताली ये सारी बातें रोशमुनि को बताती है, जिस पर रोशमुनि कहती है कि जो लता ने ज्वेलरी का बॉक्स चैताली को दिया था, वो चैताली वेनु को दे दे। रोशमुनि बताती है कि उसमें बहुत महंगे गहने हैं, वो बेचकर वो लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। रोशमुनि कहती है कि पहले उनका घर भी वहीं पर हुआ करता था, इसलिए वो अपने घर के और देश की आजादी के लिए इतना तो कर ही सकती है। जिसके बाद चैताली वो गहने लेकर वेनु से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पर वेनु नहीं था। तभी रोशमुनि की नजर कुछ चिट्ठियों पर पड़ती है। ये चिट्ठियाँ रफीक की थी, जो रफीक ने लता के लिए लिखी थी। यानी कि रफीक ही वो आदमी था जो कुछ सालों पहले लता को हमेशा देखा करता था। जिसके बाद चैताली उस ज्वेलरी बॉक्स में वो सारी चिट्ठियां रख देती हैं और लता को वापस दे देती है। लता जब उन चिट्ठियों को पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था
कि रफीक उससे इतना प्यार करता है और कहीं ना कहीं लता भी रफीक से प्यार करती थी। जिसके बाद चैताली वो सारे गहने वेनू को दे देती है। अब गहनों को उनकी असली जगह मिल गई थी। जिसके बाद रोशमुनी की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।